दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ जीएस में इतिहास के एक स्पेशल क्लास, एक स्पेशल चैप्टर पे हम चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। कई बार आपके मन में आता भी होगा कि सर इतिहास की शुरुआत हुई कहाँ से थी, तो वहीं से हम लोग अपने इतिहास को पढ़ना शुरू किए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या होते हैं, उन पर हमारी पहली क्लास थी। दूसरी क्लास में दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया था आदिमानव के बारे में, यानी कौन कौन से युग आए, जैसे पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, जैसे उसमें उत्तर पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, पुरा पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल हो गया। इनसे संबंधित कौन कौन से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी सवालों पर चर्चा किया गया। और उस काल की समाप्ति के बाद हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक। ठीक है, यानी आज की क्लास की अगर आप पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आपके 90 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाते हैं, जो कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहां पूछे जाते हैं और विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अनेक सवालों को, कि क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता, कैसे आया, इसके बारे में क्या जानकारी है, सब कुछ दोस्तों यहां पर बातचीत किया जाएगा। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं, जिस तरह से हमारे पास हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, उसी तरह से अलग अलग विषय का फाउंडेशन बैच मैं बना रहा हूं, ताकि जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल की तैयारी आपकी आसानी से हो सके। यह हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों किताबें भी आ चुकी हैं, तो सैंपल आपको दिखा रहा हूं। इसी तरह कई सारी किताबें कई परीक्षाओं के लिए, कई विषयों के लिए लॉन्च की गई हैं, जिनके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए सवाल को। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो था दोस्तों वो क्या माना जाता है। काल का मतलब क्या दोस्तों? काल का तात्पर्य है समय, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे आज जो युग चल रहा है ना, ये क्या चल रहा है दोस्तों, ये 21वीं सदी चल रही। उसी तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका टाइम पीरियड क्या था, सवाल यहां से आता है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है 2500 बीसी। जी हां दोस्तों, 2500 बीसी, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले से लेकर के 1750 साल तक। जी हां दोस्तों, यानी 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक के समय को माना जाता है कि यह समय लगभग 1000 साल का समय था दोस्तों। लगभग 1000 है, पूरा 1000 नहीं आएगा, क्योंकि 1000 आने के लिए इसे 1500 तक आना पड़ेगा। कई जो विद्वान हो मानते 1550 तक चला था, कई विद्वान 1500 भी कहते हैं, लेकिन हमें जो एक एथेंटिक डेटा लेके चलना है वो 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का मान के चलना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कई नाम से जानते हैं, कभी इसे सिंधु घाटी कहते हैं, कभी इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं, कभी इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है सिंधु नदी के इर्द गिर्द फैली हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जिस तरह से गंगा घाटी में बहुत सारे जो है क्षेत्र आ जाते हैं, अगर आप इलाहाबाद प्रयागराज की बात करेंगे, वाराणसी की बात करेंगे, ऋषिकेश की बात करेंगे, हरिद्वार की बात करेंगे, कानपुर की बात करेंगे दोस्तों, ये सभी के सभी जो सिटी हैं, जो नगर हैं, ये गंगा घाटी में बसे हुए हैं। उसी तरह से कई सारे स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित थे, इसीलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसका जो सबसे बड़ा स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए कभी कभी इसे हम हड़प्पा स्थल के नाम से भी जानते हैं, और कोई रीजन वगैरह नहीं है, आप दोनों नाम से पुकार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड इसका क्या था, तो ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले दोस्तों ये शुरू हुआ था और 1750 साल तक दोस्तों ये चला था। लगभग 1000 साल कहा जाता है। एक्यूरेट पीरियड देखेंगे तो 750 साल का पीरियड है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिख रहा है दोस्तों, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है। किस युग में रखा जाता है दोस्तों, ये तो आपने समय पढ़ लिया, ऊपर समय पढ़ लिया। यहां पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि किस युग में रखा जाता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर कांसे की खोज हो चुकी थी, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कई बार दोस्तों इसे लोग प्रागैतिहासिक काल में भी रखते हैं। क्या रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल में भी रखते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? क्या यहां से कोई साक्ष्य नहीं मिला? क्या साक्ष्य मिला है, लेकिन आज तक कोई धरती पर ऐसा विद्वान नहीं हुआ है जो उस साक्ष्य को पढ़ सके। उस समय के जो अभिलेख मिले हैं या जो कुछ भी सैंपल मिले हैं, चित्र मिले, उस लैंग्वेज को आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है कि एक्चुअली में लिखा क्या है। जैसे आप पढ़ पा रहे हैं ना कि मैंने लिखा है कांस्य युगीन, ये देवनागरी लिपि में दोस्तों लिखा गया है, आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा गया है। लेकिन जो हड़प्पा काल में जो कुछ भी चीजें मिला, जैसे कहीं मृतभांड मिला, कहीं जगह पे दोस्तों कई कुछ लिखे हुए चीजें मिली, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली वो चीज है क्या। अब आप कहेंगे सर इतना कठिन क्या है कि नहीं समझ में आ रहा है बहुत कठिन है, क्योंकि उस समय की जो लिपि थी दोस्तों चित्रात्मक लिपि थी। क्या थी? चित्रात्मक। ढेर सारे सैंपल बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, उसको देख करके कोई समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअली में
क्या लिखा हुआ। आज तक कोई इसका जो है ऐसा कोई विद्वान हुआ ही नहीं जो उसको डिकोड कर ले, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसे कहा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल। जिस दिन डिकोड हो जाएगा उस दिन ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। जिस दिन डिकोड हो जाएगा उस दिन ये जो कांस्यूगिन सभ्यता है उसे हम ऐतिहासिक काल मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में पहले लेक्चर में बताया था कि प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में क्या अंतर है। एक ही अंतर है कि जब कोई चीज मिला वो डिकोड कर लिया तो ऐतिहासिक काल, यानी उसके सोर्स का पता चल गया, विवरण मिल गया हमें, वो ऐतिहासिक काल। जहां तक हम समझ नहीं पा रहे हैं वो प्रागैतिहासिक काल। बस इतना सा बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए। लिख रहा मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है। देखिए मैं आपको अभिलेख के बारे में पहले बता चुका हूं, ठीक है। जिस तरह से किसी सड़क का उद्घाटन होता है, किसी झील का उद्घाटन होता है, किसी ओवरब्रिज का उद्घाटन होता है, तो वहां पर एक श्यामपट बना होता है दोस्तों, एक शिलापट होता है जहां पर किसके द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है, कब उद्घाटन किया जा रहा है, सारा चीज वहां मेंशन होता है, ठीक है। उसी तरीके से पहले भी अभिलेख हुआ करते थे। और ये जो अभिलेख है दोस्तों ये कहां से मिला हुआ है, ये मेसोपोटामिया नामक जगह से मिला हुआ। बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, सर रुको पहले ये बताओ मेसोपोटामिया का, बताता हूं, पहले सवाल का उत्तर सुन लो, ठीक है। कह रहा कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित एक शब्द बार बार मिलता है, मेलुहा। क्या मिलता है दोस्तों? मेलुहा शब्द मिलता है। इस मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है दोस्तों? तो इसका अभिप्राय दोस्तों सिंधु सभ्यता से, ठीक है। किसके अभिप्राय दोस्तों? सिंधु सभ्यता से इसका अभिप्राय। देखिए उस जमाने में दोस्तों भारत का जो क्षेत्र था, भारत का जो खास करके उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला बेल्ट था, वहीं पर सिंधु सभ्यता पनपी हुई थी, ठीक है। और उसे लोग मेलुहा के नाम से जानते थे। जैसे हमें लोग क्या कहते हैं, हमें इंडियन कहते हैं, हमें भारतीय कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत में जाएंगे तो उन लोगों को द्रविड़ कहा जाता है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है उसे ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है, जो पंजाब में रहता है उसे पंजाबी कहा जाता है। उसी तरीके से जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्हें किस नाम से लोग बुलाते थे? जो आस पड़ोस के देश वाले थे, जो और सभ्यताएं विकसित थी, वो लोग किस नाम से बुलाते थे? वो लोग मेलुहा के नाम से बुलाते थे। किसके नाम से? मेलुहा के नाम से। कौन लोग बुलाते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग बुलाते थे। ये मेसोपोटामिया सर कहां है? मेसोपोटामिया मेरे भाई याद रखेगा, दजला फरात नदी। जी हां दोस्तों, दजला अलग नदी है, फरात अलग नदी है, ठीक है। दजला फरात नदी का जो घाटी था दोस्तों, उस घाटी में इस मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था, दजला फरात नदी की घाटी में। सर लोकेशन का, लोकेशन स्थान बताइए। ये भारत से निकलेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक। जैसे ईरान इराक से आगे बढ़ेंगे तो ये ईरान इराक और वो सीरिया वाला बेल्ट पूरा मिला करके, ठीक, खास करके जो पश्चिमी एशिया था, पूरे एशिया का पश्चिमी हिस्सा जो मरुस्थल वाला है ना, पूरा जो अरब कंट्री है, वो वाला पूरा बेल्ट दोस्तों ये मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। इसमें एक दो सभ्यता नहीं था, इसमें कई सारी सभ्यताएं थी। जैसे दोस्तों सभ्यता मतलब क्या? मतलब जैसे हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता हो गई, उसी तरह से वहां एक फेमस था दोस्तों सुमेरियन। जी हां दोस्तों, सुमेरियन विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता किसे कहा जाता दोस्तों? इस सुमेरियन सभ्यता को कहा जाता है। ये सुमेरियन सभ्यता कहां था? ये इस मेसोपोटामिया में था। ऐसे कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने सुना होगा नाम बेबीलोन का, ठीक है। बेबीलोन सभ्यता का नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना तो सुन लीजिए। बेबीलोन की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, ये सब मेसोपोटामिया के अंतर्गत आते थे। इसी तरह से और भी याद रखेगा, असीरिया की सभ्यता। कहां की? असीरिया। सीरिया देश का नाम सुना होगा ना, सीरिया। तो असीरिया याद कर लीजिएगा, असीरिया भी इसी के अंतर्गत आता था। और एक और आता था कल्ड्रिया। काल्ड्रिया क्या आता था दोस्तों? काल्ड्रिया, ठीक है, काल्ड्रिया। काल्ड्रिया, ये चार सभ्यताएं थी जिनको मिला करके मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। और इन सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से बुलाते थे। इतनी बात अगर आप याद रखते हैं तो जान लीजिए जीएस में आपकी तैयारी अच्छी है, काफी है, इससे ज्यादा सवाल नहीं आता है, ठीक है। ये ट्रेलर है यार, ठीक है, ये ट्रेलर है। सोच लो इतना मजा आ रहा पढ़ने में, तो पेड क्लास में क्या होगा, कसम से दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ पहले पढ़ते हैं। यहां पे सुनो, अगला लिख रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वाधिक, जी हां दोस्तों, सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दोस्तों कौन सा? पश्चिमी स्थल कौन सा है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़े में था, तो सबसे ज्यादा पश्चिम में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चार सवाल आपसे पूछता है परीक्षा में, चारों सुन लीजिए। तो सबसे ज्यादा पश्चिमी स्थल कौन सा था? तो दोस्तों ये पाकिस्तान में पड़ता था, जिसका नाम था सुत कांगेडोर। क्या नाम था इसका? नाम था सुत कांगेडोर। क्या नाम था दोस्तों? सुत कांगेडोर नाम था। ये कहां पड़ता था दोस्तों? ये पाकिस्तान में पड़ता था, बलूचिस्तान वाले एरिया में। कहां दोस्तों? इसका लोकेशन क्या है? तो लोकेशन याद रखेगा, बलूचिस्तान। जी हां दोस्तों, बलूचिस्तान आपको बताया था मैंने। बलूचिस्तान कहां है दोस्तों? ये पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मेहरगढ़ वगैरह के बारे में। तो याद रखेगा ये सबसे ज्यादा पश्चिमी स्थल था। उसी तरह से सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा था? सबसे ज्यादा पूरब में कौन था? तो याद रखेगा सबसे ज्यादा पूरब में था आलमगीरपुर। क्या नाम था दोस्तों? आलमगीरपुर,
आलमगीरपुर दोस्तों हिंडन नदी के तट पर है। और ये किस स्थान पे दोस्तों, तो याद रखेगा ये है मेरठ में। कहां पर दोस्तों, मेरठ में है। और मेरठ कहां पड़ता है दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश में, याद रखेगा। अब सोचिए पाकिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये चौड़ाई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की ये चौड़ाई थी। अगर ऊपर से नीचे दोस्तों लंबाई की बात कर लिया जाए तो याद रखेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल कौन सा था, तो सबसे ज्यादा उत्तर में था दोस्तों मांडा। कौन था, मांडा था। ये मांडा दोस्तों कहां था, मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन सा जिला, तो याद रखेगा अखनूर जिला। कौन सा, अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में याद रखेगा स्थित है। ये वही मांडा है। और मांडा ही दोस्तों सबसे उत्तरी सीमा माना जाता है कि उत्तर में ये सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली थी, तो कश्मीर तक फैली थी। और दक्षिण की बात करें कि दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली थी, तो याद रखेगा ये फैला था महाराष्ट्र तक। महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों दायमाबाद। क्या पड़ता है दोस्तों, दक्षिण की बात करेंगे तो याद रखेगा दायमाबाद एक लोकेशन है, दायमाबाद, ठीक है। दायमाबाद एक कहां पर दोस्तों, याद रखेगा महाराष्ट्र में, ठीक है। दायमाबाद महाराष्ट्र में। मान लीजिए सवाल पूछ दिया भाई महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है, तब क्या बताएंगे, याद रखेगा अहमदनगर जिला वहां पर, ठीक है। अहमदनगर जिले में दोस्तों स्थित है, ठीक है। दायमाबाद याद रखेगा ये सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिण स्थान था। फिर से याद रखें एक बार दोस्तों, सबसे ज्यादा पूर्व में कौन, आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। सबसे ज्यादा पश्चिम में कौन, सुत कांगेडोर आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। सबसे ज्यादा उत्तर में कौन है, मांडा है अखनूर जिला में है। सबसे ज्यादा दक्षिण में कौन, दायमाबाद अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में, ठीक है। ये चार बातें आप याद रखेगा तब आपकी तैयारी पूरी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा। देखिए अगर हम पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थान के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ा जाएगा रंगपुर के बारे में, लोथल के बारे में, चन्नूदड़े के बारे में, कालीबंगा के बारे में, बनावली के बारे में, हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, लोथल हो गया, सुरकोटदा के बारे में, कोटदीजी के बारे में, सुत कांगेडोर के बारे में, दायमाबाद के बारे में, आलमगीरपुर के बारे में, बुर्जहोम के बारे में, मांडा के बारे में, बहुत सारे सवाल आएंगे। ये अलग अलग लोकेशन है सर, इतने ज्यादा शहर थे वहां पर। हाँ, इन शहरों में दो बहुत बड़े शहर थे। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सब छोटे छोटे शहर थे जो किसी न किसी वजह से याद किए जाते हैं। लेकिन दो और भी बड़े शहर थे जो कि कह सकते हैं कि जुड़वा राजधानी। जैसे कोई अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में दिल्ली की पहचान है, दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में है 75 जिले, लखनऊ इसकी राजधानी है, उसकी पहचान है, ठीक है, अपनी पहचान है। उसी तरह से दोस्तों पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में दो बड़े सिटी थे, एक हड़प्पा था, एक मोहनजोदड़ो था। और इनको दोस्तों विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा जाता था। लेकिन भाई जुड़वा राजधानी कहा किसने, कोई विद्वान रहा होगा उसने कहा होगा, उसका नाम था पिग्गट। क्या नाम था दोस्तों, पिग्गट ने कहा था, ठीक है। दो बार ग है, इसी से याद रखेगा पिग्गट, यहां भी दो बार ग है और इसने जुड़वा राजधानी भी कहा। एक चीज और जो इंपॉर्टेंट यहां पर है, जरा याद रखिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग क्या ना, आप लोग पढ़ते रहते हैं, कभी दिमाग में नहीं आता। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बताओ हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। अब आपकी बत्ती गुल हो गई, बत्ती गुल मीटर चालू। आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग क्यों इस बात पे नहीं गया कि सवाल परीक्षा में आ जाए कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, तो हमारा जवाब क्या होगा। याद रखें दोस्तों, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। कहां पर है, रावी नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो याद रखेगा ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, दिमाग में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए, कभी भूलिएगा मत, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई दोस्तों किसने पहले कराई, ठीक है। सबसे पहले किसने खुदाई कराई, तो भारतीय व्यक्ति का नाम बाद में जुड़ा है, पहले दोस्तों विदेशी व्यक्ति, उनका नाम याद रखेगा, डॉक्टर जॉन मार्शल। क्या नाम है दोस्तों, डॉक्टर जॉन मार्शल, ठीक है। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले खुदाई कराया। बाद में दोस्तों इन दोनों लोकेशन के लिए अलग अलग एक भारतीय व्यक्ति को भी रखा गया। जैसे हड़प्पा की बात करेंगे दोस्तों, तो वहां पर दोस्तों राखलदास दयाराम साहनी को रखा गया, और मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो राखलदास बनर्जी को रखा गया। ऐसे अलग अलग लोकेशन पे नाम आएगा। 1921 में दोस्तों इसकी खुदाई शुरू कराया गया था। तो सबसे पहले डॉक्टर जॉन मार्शल की बात करिए, फिर आगे हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। देखिए जो स्थान है ना, ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए भाई, आज का तो है नहीं। अगर हम मान लें कि सन 2500 BC में शुरू हुआ था, आज 2000 साल पूरे हो गए, तो लगभग 4500 साल पहले जो उस समय घर बने रहे होंगे, क्या वो घर आज तक बने होंगे, नहीं, वो टूटे फूटे अवस्था में है और वो अवशेष मात्र बचे हुआ, कोई इसको समझ नहीं पाता।
कोई उसको समझ नहीं पाता। जब वहां रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, वहां से ईंटा ला करके रेलवे लाइन बना दिया गया, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं था कि कितनी पुरानी सभ्यता थी, लोग उठा ले गए ईंटें वहां के, ठीक है। लोग लगा होगा कुछ, ले चलो यहां से, ठीक है। लोगों को क्या जानकारी कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आइए, आगे पढ़ते हैं। लिख रहा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहां पे खोजे गए? सबसे ज्यादा स्थल अब तक की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति में लगभग 500 स्थल खोजे जा चुके हैं। कहां पर दोस्तों? 500 प्लस स्थान दोस्तों ये खोजे जा चुके हैं जो कि हड़प्पा स्थल के, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक स्थल की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा कहां से खोजा गया, तो याद रखें दोस्तों सबसे ज्यादा गुजरात में खोजा गया। और स्पेशली दोस्तों गुजरात में कहां खोजा गया, तो याद रखेगा लोथल वगैरह का जो क्षेत्र है वो सब दोस्तों गुजरात में कच्छ हो गया, कच्छ से लेकर सौराष्ट्र तक, सौराष्ट्र फिर इधर खंभात, ठीक है। इस पूरे लोकेशन में दोस्तों पूरा ढेर सारा स्थान खोजा गया, लगभग 100-150 स्थान दोस्तों जो अकेले गुजरात में मिल गए, बहुत स्थान मिला, ठीक है, जो आजादी के बाद खोज हुआ, ठीक है। गुजरात में सबसे ज्यादा स्थान मिले सिंधु घाटी सभ्यता के। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे, ठीक है। बंदरगाह तो आप जान ही रहे हैं। बंदरगाह देखिए, बंदरगाह तो वही स्थान होगा जो किसी न किसी माध्यम से चाहे नदी से टच में हो, चाहे समुद्र से टच में हो। और आप जानते हैं कि गुजरात की बात करें तो भारत के अंदर सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है भाई। सबसे लंबा तट उसी का मिलता है ना। ये डिजाइन जो आप देखते हैं ये गुजरात वाला ही तो डिजाइन है, ठीक है। तो सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों गुजरात का है। तो बंदरगाह भी दोस्तों गुजरात में थे। कौन सा बंदरगाह था दोस्तों? तो याद रखेगा लोथल नाम का बंदरगाह था। यहां पर किस नाम का? लोथल। कभी कभी पूछ देता किस नदी के किनारे था, तो इसके आसपास एक नदी भी थी जिसका नाम था भोगवा नदी। कौन सी नदी थी दोस्तों? भोगवा नदी के तट पर ये लोथल बंदरगाह था, ये बसा हुआ था, ठीक है। इसी तरह से याद रखेगा एक और था सुरकोटदा। जी हां दोस्तों, सुरकोटदा जो पढ़ते हैं आप, सुरकोटदा, ये भी दोस्तों आपके गुजरात में पड़ता है, लेकिन इसका लोकेशन है कच्छ, ठीक है। कच्छ में गुजरात में पड़ता है दोस्तों सुरकोटदा। यहां भी दोस्तों बंदरगाह था। ये दो लोकेशन दोस्तों अपनी बंदरगाह के लिए जाने जाते हैं। आप लोग क्या ना, आप लोग लोथल याद किए, लेकिन नितिन सर की क्लास में और एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट ना मिले तो फिर बात मजा नहीं आएगा ना। फिर हम यार क्लास में क्या नया सीखें। तो नया सीखने को मिल रहा है कि भाई लोथल के साथ साथ आप सुरकोटदा को भी याद कर लो, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। अच्छा, कई बार दोस्तों एक सवाल आता है परीक्षा में कि बताइए किस जानवर का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है? तो कहा जाता है घोड़े का प्रमाण नहीं था। अब आज से 10, 15, 20 साल पहले की जो किताबें थी उसमें घोड़े का प्रमाण तब तक नहीं खोजा गया था। उसके बाद से खोज हुआ, मिल भी गया घोड़े का प्रमाण, लेकिन आज भी लोग रट के बैठे हुए हैं कि घोड़े का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला। अरे गलत है यार, चेंज करो, अपडेट करो ना। तब नहीं मिला था, अब मिल गया। कौन सा लोकेशन है सर? 2 लोकेशन है। सुरकोटदा से घोड़े का प्रमाण मिला है, सुरकोटदा से घोड़े का प्रमाण मिला है, और राणा गुंडई नाम का एक जगह है, राणा गुंडई, वहां से घोड़े के दांत मिले हैं। क्या मिले हैं? घोड़े के दांत मिले। तो भाई घोड़ा रहा होगा तभी तो दांत मिला है, सिंपल सी बात है। तो जब नहीं था तब नहीं था, अब आ गया है। और लोग क्या भाई पुराने सवाल, घिसे पिटे सवाल रट के बैठे हैं, तो नहीं काम चलेगा। आपको अपडेट होना पड़ेगा, आपको नया सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। आगे बढ़िए। और सवाल क्या बनता है? पूछता है एक सवाल कि जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य दोस्तों कहां मिले? सर 4,500 साल पहले ईंट था क्या? आज भी ईंट का घर बन रहा है, तब भी ईंट हुआ करते थे। हाँ भाई, ईंट हुए करते थे, यही तो बड़ी बात है। आज से 4,500 साल पहले भी ईंट हुआ करते थे, और इसका प्रमाण है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता थी और ये मिले हैं प्रमाण, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। और वो तो छोड़िए, जूते हुए खेत का भी प्रमाण मिला है कि हाँ वहां पर खेत की जुताई हुई है, ऐसा भी प्रमाण मिला है, ऐसा भी प्रमाण मिला है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर पता कैसे चलता है खेत की जुताई हुई कि नहीं? अरे भाई खेत जोता जाएगा तो अंदर की मिट्टी बाहर, बाहर की मिट्टी अंदर, ठीक है, ये तो होगा ना। तो शोध किया गया। भाई पुरातत्ववेत्ताओं का काम क्या होता है? यही तो काम होता है कि शोध करे जाकर के, ढूंढे कि क्या है क्या नहीं है। तो पता चला कि जूते हुए खेत का प्रमाण भी मिला है, ठीक है। अब पूछ रहा जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों, यानी ऐसे नहीं ईंट हुआ करते थे, बढ़िया डिजाइन में ईंट हुआ करते थे, जैसे आज की डिजाइन होती है वैसे दोस्तों अच्छी डिजाइन में नक्काशीदार ईंटों के भी प्रयोग होते थे। और इसका साक्ष्य दोस्तों कहां से मिला है? इसका साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कहां से मिला है? कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा या कालीबंगन कहा जाता है, ठीक है। ये कालीबंगन कहां है दोस्तों? याद रखेगा, ये घग्घर नदी के तट पर है। कहां पर है? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। घग्घर नदी के किनारे स्थित है। लोकेशन क्या है सर इसका? तो राजस्थान में। कहां पर दोस्तों? राजस्थान में घग्घर नदी के किनारे कालीबंगन एक क्षेत्र हुआ करता था, जहां से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। वहीं से दोस्तों नक्काशीदार ईंटों का प्रमाण मिला है। वहीं से बाउंड्री का प्रमाण मिला है कि लोग बाउंड्री करा के रखते थे। अच्छा,
उस जमाने में बाउंड्री, आज से 4,500 साल पहले बाउंड्री, हाँ 4,500 साल पहले भी बाउंड्री हुआ करती थी, ये उसका प्रमाण यहां से मिला हुआ है दोस्तों। यहीं से शिवलिंग का प्रमाण मिला है कि हाँ कोई शिवलिंग जैसी कोई चीज थी उस समय में। आज से 4,500 साल पहले शिवलिंग जैसी चीज थी, पूजा का प्रमाण मिला। सवाल आता है कि बताइए शिवलिंग के पूजा का प्रमाण कहां मिला है, बताइएगा। कालीबंगा से मिला है। क्या मैंने कहा, याद रखेगा, शिवलिंग पूजा। जी हां दोस्तों, शिवलिंग पूजा का दोस्तों प्रमाण कहां से मिला, तो क्या बताएंगे, कालीबंगा से मिला है। दोस्तों भूकंप का प्रमाण कहां से मिला, भूकंप का, मान लीजिए सवाल आ गया तो याद रखेगा भूकंप का प्रमाण कहां से मिला, ये कालीबंगा ही है दोस्तों, जहां से भूकंप का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि यार आपको ट्रेलर देख के कितना मजा आ रहा है, लेकिन बस आप अच्छे से पढ़ लो, यही मेरी कामना है। और अच्छा लगे, दिल से अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक कर दो, आपसे निवेदन है, ठीक है, और वीडियो को शेयर करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए, देखते हैं और क्या क्या सवाल दिया है इस चैप्टर में जो पूछा जा सकता है आपसे आपकी परीक्षा में। लिख रहा है दोस्तों, अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले। बहुत बढ़िया सवाल, क्या पूछ दिया सवाल, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों। पूछ रहा दोस्तों, अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है। ठीक है, अग्निकुंड का साक्ष्य दोस्तों कहां से मिला हुआ है, ये बताना आपको। ठीक है, अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, जहां पूजा पाठ होगा वहीं अग्निकुंड होगा। और अग्निकुंड का साक्ष्य दोस्तों दो जगह से मिला हुआ। ठीक है, एक तो अग्निकुंड का साक्ष्य मिला हुआ लोथल से। लोथल सल वही वाली जगह है ना जो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। जी हां, भोगवा नदी के किनारे दोस्तों कहां पर है, गुजरात में है। मैं उसी लोकेशन की बात कर रहा हूं जहां बंदरगाह है, वहीं से मिला है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा से भी मिला हुआ है। कहां से, कालीबंगा। देखिए चाहे कालीबंगा लिखे चाहे कालीबंगन लिखे, घबराने वाली बात नहीं, एक ही चीज है, परेशान मत होइएगा। ठीक है, कालीबंगा या कालीबंगन एक ही चीज है। किस नदी के किनारे, तो बार बार रीड करते चलो, घग्गर नदी के किनारे। और कहां पर लोकेशन दोस्तों, तो याद रखेगा राजस्थान इसका लोकेशन है। ठीक है, राजस्थान लोकेशन है, यह भी आप याद रखिएगा। समझ में आ गया ना, ये दो लोकेशन है जहां से क्या मिला दोस्तों, अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। और कालीबंगा से तो सर आपने बताया कि वहां से भूकंप का भी प्रमाण मिला और पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है। हाँ, मूर्ति मतलब वही शिवलिंग जैसा कुछ मिला है, और वो भी माना जा रहा है कि भाई भगवान शिव की प्रतिमा है। ठीक है, शिवलिंग शिव का ही अवतार माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा है सिंधुकालीन नर्तकी की कांस्य मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, अच्छा वैसे भी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि कांसे की बनी हुई है, और ये कहां से प्राप्त हुआ है, सिर्फ आपको इतना बताना दोस्तों, तो याद रखेगा ये प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला, याद रखेगा सवाल पूछता परीक्षा में कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, क्या बताएंगे, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है, और कांस की मूर्ति दोस्तों नर्तकी की कहां से मिली है, यह भी मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है, तो क्या बताएंगे, बताएगा भैया सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। दोनों लोकेशन याद रखेगा। अच्छा, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है, उनका नाम था पिग्गट। क्या नाम था, पिग्गट। साथ साथ बोलते चलिए, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। अगला सवाल लिख रहा है, मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य कहां से मिला है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मनका क्या होता है। मनका दोस्तों याद रखेगा आभूषण को कहा जाता है। ठीक है, हालांकि उस जमाने में बहुत ज्यादा ये गोल्ड वगैरह नहीं होते थे, ऐसा नहीं कि गोल्ड एकदम नहीं होते थे, लेकिन गोल्ड के आभूषण नहीं होते थे। सोना होता था, चांदी भी होता था, तांबा भी होता था, कांसा भी होता था। लोहे से लोग परिचित नहीं थे, लोहा नहीं आया। इस पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के प्रमाण कहीं नहीं मिले, लोहे की जानकारी किसी को नहीं थी कि लोहा जैसा भी कोई चीज होता है। लकड़ी वगैरह थी, सोना था, चांदी था, ये सब चीज थी। अभी आगे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन लोहे की बात यहां पे नहीं आती है। तो पूछता है सवाल, लोग कंफ्यूज रहते हैं सर, पूछता है सवाल क्या पूछता है कि लोहे का प्रमाण सबसे पहले कब मिलता है देखने को, तो याद रखेगा उत्तर वैदिक काल मिलता है। ऋग वैदिक काल में भी नहीं, ऋग वैदिक काल का समय समाप्त हो रहा था, उत्तर वैदिक काल शुरू हो रहा था। उसी समय में दोस्तों लोहे का प्रमाण देखा गया है। 900 बीसी से 1000 बीसी के आसपास का समय है। हस्तिनापुर में देखा गया, कासगंज एटा में देखा गया, अतरंजी खेड़ा में देखा गया। कई सारे लोकेशन है जहां से लोहा मिला है, पुराना लोहा मिला है, वो याद रखेंगे। ठीक है, मनका दोस्तों आभूषण होता था। आभूषण सर बनते कैसे थे, आभूषण याद रखेगा बनाए जाते थे, कई सारे लेप बनते थे, मटेरियल को मिलाकर के बनते थे। कांसे के भी आभूषण बनते थे, हड्डियों के आभूषण बनते थे। तो वही बोला दोस्तों, मनके बनाने का कारखाना दोस्तों ये कहां से मिला, तो मनके बनाने का कारखाना मिला चन्हुदड़ो से। ठीक है, चन्हुदड़ो से। इसमें भी दोस्तों दो जगह से मिला है कारखाना, याद रखेगा। पहले तो आप चन्हुदड़ो याद रखेगा, चन्हुदड़ो,
ठीक है। और दूसरा स्थान मिला दोस्तों लोथल। जी हाँ दोस्तों, लोथल। लोथल बंदरगाह था, उसके आसपास में हमको लगता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन था। ठीक है, लोथल जो है दोस्तों हमको लगता है उस समय का क्या था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हुआ करता था, क्योंकि यहां से बहुत कुछ मिला। अग्निकुंड का साक्ष्य मिल रहा है, बंदरगाह का साक्ष्य मिल रहा है, नाव मिल रहा है, जहाज मिल रहा है, चावल के साक्ष्य मिले हैं, मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, रंग बनाने का कारखाना मिला। हाँ, रंग 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 एशियन पेंट, हाँ वही बात कर रहा हूं। ठीक है, वो मिला यहां से। तो इस तरह के कई सारे प्रमाण मिले, तो भाई लगता है कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन रहा होगा। ठीक है, यहां देखिए चन्नू दड़ो की बात करें दोस्तों, तो चन्नू दड़ो को मैं बताना चाहूंगा। अच्छा, इस लोथल का लोकेशन तो आपको पता है कि सर लोथल गुजरात में है और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सर ये चन्नू दड़ो का बता दो, ये थोड़ा सा नया है। चन्नू दड़ो याद रखेगा, ये स्थित है मोहनजोदड़ो के पास में। ठीक है, यह मोहनजोदड़ो के निकट स्थित है। नाम भी वैसे है दोस्तों कि दड़ो दड़ो। ठीक है, उसी के पास में है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, और यह भी सिंधु नदी के तट पर है। अच्छा, चन्नू दड़ो में मनके बनाने का कारखाना मिला, मतलब आभूषण मिला। सर आज की बात करें तो आज की स्त्रियां आभूषण धारण करती हैं, ये दर्पण भी देखती हैं, बढ़िया लिपस्टिक भी लगाती हैं, कंघी भी करती हैं। इसका भी प्रमाण कहां से मिला है, यहीं से मिला है। लिपस्टिक जैसी कोई चीज होती थी ऐसा कहा जाता है, वो भी मिला दोस्तों कहां से, चन्नू दड़ो से। दर्पण का प्रमाण मिला है, कंघी का प्रमाण मिला है। हाँ मजा, सर हवा में तो नहीं बोल रहे हैं, हवा में नहीं बोल रहे भैया, जो मिला है वही बता रहे हैं। आराम से पढ़ दो। चलो, मेरी क्लास में कोई हवा हवाई काम नहीं होता, मैं पूरा प्रिपेयर होके आता हूं कि क्लास में क्या कहना है क्या बोलना है। ठीक है, तो एकदम परेशान नहीं होना है, बस जो बता रहा हूं याद कर लो। सवाल आएंगे परीक्षा में, आराम से टिक कर लेना, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। मजा आ रहा है पढ़ने में ना? चलो आ जाओ आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सुनो क्या दे रहा है, लिख रहा है सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले। देखिए अभी मैंने आपसे कहा भी, पुरानी किताब उठा के देखेंगे ना, या जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं किताबों को, वो लोग कहते हैं कि घोड़े के प्रमाण नहीं मिले हैं, फिर अपनी किताब में लिखते हैं कि घोड़े के प्रमाण मिले हैं। अरे महामूर्ख आदमी, एक तरफ अपनी किताब में लिख रहा हो घोड़े के प्रमाण नहीं मिला है, दूसरी तरफ अपनी ही किताब में लिख रहा हो मिला है। अरे तो एक ही चीज बोलो ना, बोलो चाहे नहीं मिला है चाहे मिला है। ठीक है, तो पुरानी किताबें जो थी दोस्तों उसमें नहीं मिला था। ठीक है, नहीं वर्णन होगा। अब दोस्तों शोध हो चुका है, लोगों ने जो पुरातत्ववेता थे उन्होंने मान लिया है, इसलिए नई किताबों में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर मतलब क्या होता है दोस्तों, अस्थि पंजर का तात्पर्य है उनकी अस्थियां, यानी घोड़े की हड्डियां। जी हां दोस्तों, घोड़े की हड्डियां कहां से मिली दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा। तो मैंने बताया था सुरकोटदा का नाम, क्या बताया था दोस्तों, सुरकोटदा का नाम बताया था। कई लोकेशन यहां पे याद रखेगा, 2-3 लोकेशन। एक तो सुरकोटदा से देखने को मिला, सबसे पहले सुरकोटदा से मिला। उसके बाद दोस्तों थोड़ा और शोध हुआ तो पता चला कि कालीबंगन जो स्थान था दोस्तों, कालीबंगन सर वही स्थान है ना जो राजस्थान में घग्गर नदी किनारे, हाँ वही। जहां से भूकंप के प्रमाण मिले, हाँ वही। जहां से नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण मिले, हाँ वही। जहां से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला, हाँ वही। जहां से पशुपत मूर्ति के साक्ष्य मिले, हाँ वही। ठीक है, उसी की बात करें दोस्तों, वहां से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर के भी प्रमाण देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो तीसरा स्थान है स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपना लोथल, ठीक है, वहां से भी दोस्तों घोड़े के अस्थि पंजर मिले। हां, आपसे अगर पूछे दोस्तों घोड़े के दांत कहां से मिले, क्या घोड़े का दांत, तब आप बताएगा कि घोड़े का दांत मिला राणा घुंडई से। कहां मिला दोस्तों, राणा घुंडई से दोस्तों घोड़े के दांत में मिले हैं, यह बताना, तब इसको मत चूज कर लेना भाई, जहां से जो मिला वो लिखो ना। अस्थि पंजर बोले तब इन 3 लोकेशन का नाम याद रखना, और दांत बोले तब इस लोकेशन का नाम याद रखना। बाद में मत कहना नितिन सर ने कॉन्फ्लिक्ट किया था और बताया नहीं, समझाया नहीं। मैं बता दिया, मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। कई सारे बच्चे मुझसे पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, सर ये जो पढ़ा रहे इसका पीडीएफ मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। देखो अगर तुम अपने से लिख लोगे तब तो और भी अच्छा रहेगा। नहीं लिख पा रहे हो तो मैं पीडीएफ दे रहा हूं दोस्तों, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यहां स्टार्टिंग में दोस्तों तुम आपको मिल जाएगा, मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, पीडीएफ तो देखिए मुझे लगता है सबको जरूरत होगी पीडीएफ की। तो ये एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करेंगे एकदम मेन स्क्रीन पे दोस्तों यहां पर मैंने एक फ्री बैच रखा हुआ है। ठीक है, आप ही लोगों की मदद के लिए दोस्तों यहां फ्री बैच फॉर ऑल एग्जाम का नाम मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे अपनी करंट अफेयर की क्लास जो मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा है, पूरी हिंदी की क्लास और पूरी जीएस की क्लास भी दोस्तों आपको यहीं से मिल जाएगी। वहां पे आपको पीडीएफ दे दिया गया है हमेशा, मतलब पूरा जीवन में आप कभी भी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना वहां जाकर डाउनलोड कर लो। हालांकि टेलीग्राम पे भी डाला जाता है, लेकिन टेलीग्राम पे आप ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि अब जैसे कोई बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा है क्लास को तो वो ढूंढ नहीं पाएगा, तो उनके लिए रहेगा दोस्तों कि आप यहां से डाउनलोड कर लो, एकदम चैप्टर वाइज सीक्वेंस आपको मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा सीक्वेंस से। आप लोग पूछते हैं ना सर ये पूरा प्लेलिस्ट कहां मिलेगा, तो चाहे यूट्यूब से देख लो चाहे ऐप पर आकर देख लो, एक ही बात है, कोई पैसा नहीं देना यार, पैसे की बात नहीं हो रही। चलो आ जाओ यहां पे। लिख रहा है किस स्थान से हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता चलता है। ये बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, एकदम बेहतरीन जल प्रबंधन का स्रोत का पता चलता है। मतलब स्रोत क्या, यहां जल प्रबंधन इतना अच्छा
वाटर हार्वेस्टिंग किया गया था कि क्या ही कहना, जबरदस्त टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यह स्थान कहां पर दोस्तों, यह स्थान है धौलावीरा। क्या है दोस्तों, धौलावीरा, ठीक है, जो अपने जल प्रबंधन के लिए दोस्तों जाना जाता है, धौलावीरा। अगर पूछा जाए दोस्तों इसका लोकेशन कहां है, तो याद रखेगा यह गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहां दोस्तों, यह गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे दोस्तों, तो याद रखेगा लूनी नदी के किनारे। जी हां दोस्तों, लूनी नदी राजस्थान से बहती हुई गुजरात तक आती है और एक कच्छ के रण में जाके समा जाती है। यह भारत की एक ऐसी नदी है जो किसी समुद्र में जाके नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि रेत में जाके वहीं गायब हो जाती है। लूनी नदी, जी हां, आप देखिएगा परीक्षा में आता है सवाल, लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो है लेकिन जिसका अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि नदी किसी समुद्र में, किसी नदी में जाकर नहीं मिलती है, यह सीधा रेत में ही जाके समाप्त हो जाती है, कच्छ के रण में जाकर के वहीं विलीन हो जाती है। उसी नदी के तट पर दोस्तों धौलावीरा है, जो अपने अच्छे जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता में इससे बेहतर जल प्रबंधन और किसी भी सिटी, किसी भी शहर में नहीं देखा गया, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। लेकिन हाथी दांत के बने, जिस तरह से घोड़े दांत की बात हुआ दोस्तों, उसी तरह से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े देखने को मिले। जी हां दोस्तों, हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े ये दो जगह से देखने को मिले। एक तो अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन याद रखेगा, ठीक है, अपना लोथल वाला क्षेत्र याद रखेगा, भोगवा नदी के तट पर गुजरात, और एक मोहनजोदड़ो लोकेशन याद रखेगा, मोहनजोदड़ो। जी हां दोस्तों, मोहनजोदड़ो, इसे भी याद रखेगा, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये दो लोकेशन है जहां हाथी दांत के बने हुए तराजू देखने को मिले, ठीक है, हाथी दांत के तराजू देखने को मिले हुए दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। मजा आ रहा है पढ़ने में ना, बहुत बढ़िया। चलिए, मजा आ रहा है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे बैच अभी स्टार्ट किए गए। फाउंडेशन बैच, ये हमारा सबसे सुपर सेलिंग बैच है, हिंदी का बैच। आपने ज्वाइन कर लिया ना तो दिल खुश हो जाएगा। और अब बैच के साथ साथ दोस्तों किताबें भी आ गई। आप हमारे प्लेटफॉर्म से किताबों को भी ऑर्डर कर सकते हैं बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। भारत के कोने कोने तक दोस्तों किताब भेजा जा रहा है। चाहे भारत के किसी भी स्थान से आप किताब ऑर्डर करेंगे, अगले 3-4 दिनों में किताब आपके घर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो भैया फ्लिपकार्ट, अमेजन बैठा हुआ है, उससे आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर कर सकते हो, बाकी यहां से भी देख सकते हैं। ये हमारे बैच है। कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़िए, ध्यान से देखिएगा क्या दे रहा है। लिख रहा है एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर, ध्यान दीजिएगा, जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ था, ठीक है, मतलब पूरा बाउंड्री वाल था, कोई बाहरी व्यक्ति वहां आ नहीं सकता था। आप सोच लो, आज आपका गांव है, कहीं बाउंड्री है? कोई ऐसा शहर बता दो जहां बाउंड्री हो। नहीं है सर। अब सोचो, आज से 4,500 साल पहले ऐसे शहर हुआ करते थे जो कि पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर बड़े बड़े बाउंड्री वाल से घिरा होता था। उसके अपने गेट होते थे, उनकी टाइमिंग होती थी, बंद तो बंद, खुला तो खुला, बिना परमिशन के आप शहर में एंट्री तक नहीं कर सकते। आज कहीं ऐसा है क्या? सोचो, सुरक्षा की दृष्टि से कितना मजबूत रहा होगा ये जगह। और जबकि सामान्य लोगों के लिए भी नहीं कि राजा महाराजा के लिए की बात कर रहा दोस्तों, सामान्य लोगों के लिए दोस्तों किले से घिरा हुआ था। और यह स्थान देखने को मिला है कालीबंगा में। जी हां दोस्तों, कालीबंगन में दोस्तों यह स्थान देखने को मिला है। कालीबंगन वही जो घग्गर नदी के तट पर, ठीक है, घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है। सर एक बार पीछे वाला याद करा देंगे क्या? याद कर लो, चलो कोई बात नहीं। जूते हुए खेत का प्रमाण 1 नंबर कहां से मिला? कालीबंगा से, कालीबंगा से, ठीक है। नक्काशीदार ईंटों का, कालीबंगा से। जब नक्काशीदार ईंट मिल गया तो बाउंड्री वाल भी मिल गया ना। इसके अलावा भूकंप का प्रमाण भी मिल गया। इसके अलावा अग्निकुंड का साक्ष्य मिल गया। अग्निकुंड जो बताया, यज्ञ वाला अग्निकुंड, वो भी मिल गया। पशुपत मूर्ति का साक्ष्य भी मिल गया। पूजा का साक्ष्य भी मिल गया। तो सब याद रखो, 5-7 चीजें, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, और यहीं से परीक्षा में आता है, कुछ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। लिख रहा, कहां के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से गिरे थे। दुर्ग मतलब क्या होता है? देखिए, जो दुर्ग होता था वो विशेष लोगों के लिए होता था, ठीक है। दुर्ग जो विशेष लोगों के लिए होता था, नगर होता था दोस्तों सामान्य लोगों के लिए, ठीक है। यहां तो हमने देखा कि सामान्य लोगों को भी दोस्तों किले से घेरा गया था, ठीक है। लेकिन कहां ऐसा था जहां के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे? रक्षा प्राचीर का मतलब रक्षा दीवारों से घिरे थे। किससे? रक्षा दीवारों से घिरे थे दोस्तों। उस लोकेशन का दोस्तों नाम आपको बताना है, तो याद रखेगा, इसमें भी दोस्तों वही आता है, लोथल। वाह भाई वाह सर, ये लोथल ना बड़ा एंटीक जगह था। ये गुजरात का जो लोथल है, ये बड़ा एंटीक जगह था ये। और याद रखेगा, सुरकोटदा। जी हां दोस्तों, सुरकोटदा। ये सब लेटेस्ट सवाल बता रहा हूं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब पढ़े होंगे हिस्ट्री को, लेकिन ये सब सवाल देखकर उनको लग रहा होगा, सर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमने कोचिंग तो किया लेकिन ये सब चीज देखने को नहीं मिला। अरे यार, स्टडी 91 पे आप हैं,
खुशी मनाइए कि आपकी और हमारी मुलाकात हो गई और आपने ये चीजें देख लिया। वरना देखिए हाय हल्लो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हल्ला मचाने वाले बहुत सारे लोग हैं, काम की बात करने वाले नहीं मिलेंगे। ऐसी चीज जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हो तो एक कमेंट करिए, अभी दिल से कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, लिख रहा गांव, अच्छा सुरकोटदा का नाम हमने पहले भी लिया था, सुरकोटदा, लोथल, ये ऐसे जगहों में दोस्तों हमने इनकी गिनती किया था। कालीबंगा भी इसमें शामिल था, जहां से घोड़े के अस्थि पंजर देखने को मिले थे। हाँ सर, ये पॉइंट याद रखने वाली है, हाँ याद रखेगा, सुरकोटदा और लोथल दोनों से मिले थे दोस्तों घोड़े के अस्थि पंजर, याद रखेगा। लिख रहा गांव के बाहर रक्षा प्राचीर का निर्माण तथा अग्निकांड, नहीं यार अग्निकुंड, ठीक है, इसको सही कर लेना, ठीक है, अग्निकांड नहीं अग्निकुंड होगा। अग्निकुंड का साक्ष्य दोस्तों कहां से मिला है? रक्षा प्राचीर और अग्निकुंड। गांव के बाहर भी दोस्तों रक्षा प्राचीर, ऐसे बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी थी दोस्तों, ये मिला है कोटदीजी नामक जगह से। कहां से मिला है? कोटदीजी, जी हां दोस्तों, कोटदीजी नामक दोस्तों जगह से मिला है, कोटदीजी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ये कोटदीजी का लोकेशन क्या है, तो याद रखेगा भैया कोटदीजी भी आपके पाकिस्तान में पड़ता है। लोकेशन क्या है दोस्तों, याद रखेगा, एक जगह था उसका नाम है खैरपुर, ठीक है, ये खैरपुर पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है। हालांकि मोहनजोदड़ो के पास में ही है। कहां पर दोस्तों? मोहनजोदड़ो के पास में, इसका मतलब वही सिंधु नदी के आसपास में स्थित होगा। जी हां, सिंधु नदी के किनारे तो नहीं है, थोड़ा दूरी पे, लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ेगा सिंधु नदी से कोटदीजी, वहां से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अच्छा एक बात बताओ, पीछे हमने क्या क्या बताया? अग्निकुंड का साक्ष्य हमने और कहां देखा था भारत के अंदर? सर भारत के अंदर हमने लोथल में देखा था और कालीबंगा में देखा था, जहां अग्निकुंड का साक्ष्य मिला था, बताया था पीछे ना, उसको भी याद रखना, गलती मत करना, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा जूते हुए खेत का साक्ष्य। रुक जाओ ना सर, ये सब क्या पूछ रहे हो, अब तो हमको आ गया है, पता है भैया, शेर हो गए, पढ़ने के बाद शेर हो जाओ, यही तो कामना है, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। सुनो, लिखा है जूते खेत का साक्ष्य, दो अलग अलग फसलों की एक साथ खेती। ये यार, ये सिंधु घाटी सभ्यता वाले बड़ा टैलेंटेड थे भाई। ये मतलब एक ही में, जैसे हम लोग गेहूं सरसों बो देते हैं, इनको भी पता था स्टाइल। हाँ अब सोचो, आज से 4,500 साल के पहले के लोग ना हमसे ज्यादा एडवांस थे। आप किस दुनिया में हो? अभी मैं इसके बारे में अभी तो क्लास लेना शुरू किया हूं, आगे 1-2 पार्ट और दे रहा हूं मैं, ठीक है, जिसमें मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। यहाँ सड़कें एकदम स्ट्रेट बनी थी, कहीं ऐसा घुमाव नहीं, ऐसे ऐसे जो आपने कहीं भी अपने घर का दरवाजा खोल दिया, ऐसा नियम नहीं होता था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे थे जहां मेन रोड पे घर का फाटक ही नहीं खुलता था। सर क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। हमने कहा मेन रोड पे आपके घर का दरवाजा नहीं खुलता था। अगर आप उस जमाने में रहते, आप सिंधु घाटी के निवासी होते और आपका घर बढ़िया बना होता 1-2 तल्ले का, तो फाटक मेन रोड पे नहीं खुलता। क्या तो कहां खुलता सर? पीछे की तरफ, फाटक पीछे की तरफ। कोई ऐसा सर देखा भारत में? नहीं देखा। उस समय की व्यवस्था थी भाई, जल प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था थी ना, सड़क के बगल में नाली, एकदम बेहतरीन, ठीक है। कहीं कोई मतलब कचड़े की अलग व्यवस्था, नाली की अलग व्यवस्था, सड़क की अलग पद्धति, घर की अपनी पद्धति। एक कॉलम में कितने घर होंगे वो एकदम फिक्स था, डिसाइड था। सर इतना एडवांस थे उस समय के लोग। हाँ, इसीलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता कहते हैं भाई। नगरीय सभ्यता ये थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी, और एकदम एडवांस लेवल की नगरीय सभ्यता, कोई हल्का फुल्का लेवल नहीं था, एडवांस लेवल की नगरीय सभ्यता। चलिए आइए फिलहाल बात करिए। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य हमने पढ़ा दोस्तों कि मिला कालीबंगन से। कहां मिला दोस्तों? कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन में स्पेशली एक जगह है दोस्तों सोथा, वहां से दोस्तों इस चीज का प्रमाण मिला है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, सोथा नामक स्थान से। बाकी हम जानते हैं कि घग्गर नदी के तट पर है, राजस्थान में स्थित है, ये सारी चीज हम जान गए। आगे देखिए, करा किसी सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का भी प्रमाण मिला दोस्तों। ये कहां से मिला है? ये एक स्पेशल ईंट मिल गई जिसपे लग रहा हो किसी कुत्ते ने ऐसे छाप मारा हो, ठीक है, ऐसे छाप मारा हो, वो शायद किसी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का साक्ष्य मिला हुआ दोस्तों। ये मिला दोस्तों चन्हू दड़ों से। कभी कभी ऐसे अटपटे सवाल भी मिल जाते हैं, चन्हू दड़ों से मिला। और आपको पहले बता चुका हूं चन्हू दड़ो कहां पर है, ये मोहनजोदड़ो के करीब में, तभी तो दड़ो दड़ो मिल रहा है, ठीक है। और चन्हू दड़ो से आपने पीछे पढ़ा है कि मनके का कारखाना भी मिला है, वो लिपस्टिक वाला साक्ष्य, वो सीसा कंघी, वो पाउडर वाउडर कहां से भैया? चन्हू दड़ो से, ये उसी की बात करें वहीं पर दोस्तों ये भी मिला है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा दोस्तों किसी हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर, जार मिला दोस्तों, एक बर्तन है, ऐसे जार का बर्तन है, ठीक है, ऐसे जार का बर्तन है, उस पर चोंच में, जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन किया गया। उस जार पे ऐसे ना एक फोटो बनी है। अब बताओ
अब सोचो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि उस समय के जो मृदभांड हुआ करते थे, मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे, उनको पहले रंगा जाता था। किस कलर के? इसीलिए तो इस जमाने के जो मृदभांड है वो लाल रंग के मृदभांड है। पूछता सवाल कि लाल रंग के मृदभांड कहां से पाए गए, तो याद रखेगा यहां से पाए गए। टेराकोटा पाया गया। सर टेराकोटा तो कई बार सुना, ये टेराकोटा होता क्या है? नहीं पता? बताऊंगा तो हंसने लगोगे। मिट्टी के बर्तन जब आग में पका दिए जाते थे उसे टेराकोटा कहते थे। जैसे आज आप जाते कोई कुल्हड़ दे, भाई कुल्हड़ की चाय मिल जाती, बड़ा मजा आ जाता, ठीक है। परई में बढ़िया चिकन मिल जाता, मटन मिल जाता, बड़ा अच्छा होता, ठीक है। तो क्या होता दोस्तों, परई वो जो गगरी की बात करते हो, ठीक है, ये पके होते हैं, इनको पकाया जाता आग में, और आग में पके मिट्टी के बर्तनों को ही टेराकोटा कहा जाता था, ठीक है। और इस जमाने में टेराकोटा भी था, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, उनकी रंगाई भी करते थे, तभी तो रंगाई कुंड मिला है। रंगाई कुंड का साक्ष्य कहां से मिला? लोथल से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, ठीक है। तो रंगाई कुंड का साक्ष्य मिला तो बर्तनों को रंगा भी जाता था, तो रंगा गया तो डिजाइन भी मिल गया। और ये डिजाइन कहां से मिला दोस्तों? तो फिर वही स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करिए, लोथल से मिला। कहां से मिला दोस्तों? लोथल से, क्योंकि लोथल वही स्थान है दोस्तों, लोथल वही स्थान है जहां से रंगाई कुंड भी मिला। क्या मिला दोस्तों? रंगाई कुंड भी मिला, जहां से रंग बनाए जाते थे, ठीक है। रंगाई कुंड मिला, बाकी यज्ञ कुंड तो मिला ही है, अग्नि कुंड मिला ही है, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा। इन चीजों को आप समझिएगा, ये अपने आप में बहुत हाई स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं। आप जब 10 साल तैयारी कर लेंगे ना, तब इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। अच्छा है कि नितिन सर की क्लास में सवाल आपको समय से पहले मिल जा रहे हैं, ठीक है, शुक्र है। चलिए, अच्छी बात है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। करा एकल और युग्म समाधान। अभी क्या होता है? आज अगर युग्म समाधान की बात करेंगे, कई बच्चों को नहीं पता युग्म समाधान क्या लिखा है, समाधान क्या लिखा है, नहीं पता, मैं बता रहा हूं। एकल समाधान मतलब होता है दोस्तों, एक व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब क्या करेंगे? इसे ले जाएंगे, जला देंगे या दफना देंगे, यही तो करोगे भाई। हिंदू होंगे जला देंगे, मुस्लिम होंगे दफना देंगे, यही करेंगे काम, और कोई तीसरा काम है नहीं। ईसाई होंगे तो भी दफना देंगे, तो सिंपल से काम है। तो एकल, इसे हम बोलते हैं एकल समाधान। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एकल समाधान। युग्म समाधान का मतलब होता है दो लोगों को, जी हां दोस्तों, दो लोगों को एक साथ दफनाना। आपने कभी ऐसा देखा दो लोगों को एक साथ जला दिया हो, दो लोगों को एक साथ दफना दिया हो? बहुत रेयर ऐसा केस में होता, बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन उस समय में दोस्तों ये एकल और युग्म समाधान के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। और इसका साक्ष्य दोस्तों कहां से मिला है? तो याद रखेगा, इसका साक्ष्य मिला उत्तर प्रदेश से। कहां से मिला दोस्तों? उत्तर प्रदेश से मिला है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहां मिला है? तो एक जगह है महदहा। कौन सा जगह दोस्तों? महदहा, ठीक है। आप जरा कमेंट करके मुझे बताएगा कि उत्तर प्रदेश में महदहा ये किस, और इसका एक किसी लोकेशन के नियरेस्ट बताएगा कि कहां पर महदहा पड़ता है। ये आपके लिए जवाब रहेगा। कल भी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि बताइए क्या था उसका, अच्छा सवाल था, लहुरा देव। लहुरा देव कहां था? तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया, ठीक है। और उन्होंने जवाब दिया भाई संत कबीर नगर में। बहुत अच्छी खुशी मिली कि आपने जवाब दिया। ये आज के लिए आपके कमेंट के लिए रहेगा दोस्तों कि महदहा दोस्तों कहां पड़ता है, ठीक है, ये आप बताइएगा मुझे। अगला लिख रहा दोस्तों, युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य व सामूहिक समाधान। समाधान नहीं दोस्तों, समाधान, ये गलत है, ठीक है। सामूहिक समाधान लिखेगा, समाधान नहीं समाधान है, ठीक है। एक साथ बहुत सारे लोगों को दफना दिया गया, ठीक है। युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य, हो सकता है कोई बड़ी लड़ाई हुई हो, उसमें कई सारे लोग मर गए हो, तो एक साथ सबको दफना दिया गया। इस तरह के भी दोस्तों प्रमाण देखने को मिले, और ये प्रमाण भी आपके उत्तर प्रदेश से ही मिला हुआ है। कहां से मिला दोस्तों? उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। अब आपको लोकेशन बताना दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ये वाला तो महदहा से मिला, ये वाला कहां से मिला है? याद रखेगा, ये मिला दोस्तों सराय नाहर राय से। कहां से मिला है? सराय नाहर राय से। सराय नाहर राय कहां पर दोस्तों? याद रखेगा, सभी लोकेशन इस तरह के प्रतापगढ़ में। लो बता दिया, अब आधे लोगों को तो उत्तर पता चल गया, तुरंत कमेंट कर देंगे, चलो कोई बात नहीं। प्रतापगढ़ याद रखेगा, प्रतापगढ़ के नियर में पड़ता है। लिख रहा है कांसे का आईना। बताया तो भैया, आईना भी था, कंघी भी था, लिपस्टिक भी था, आभूषण भी थे, सब था। कह रहा कांसे का आईना, शंख का बैल, पीतल का इक्का, ये किस स्थान से मिला है दोस्तों? तो बताया था। फिलहाल कांसे का आईना कई जगह से मिला है। अगर इन तीनों चीजों का कोरिलेट करेंगे तो याद रखेगा ये मिला आपके हड़प्पा से। कहां से मिला दोस्तों? हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा जो किस नदी के तट पर है दोस्तों? याद रखेगा, ये रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा, याद रखेंगे, ठीक है। यहां से शंख का बैल भी मिला है और कांसे का आईना भी मिला है। ये हड़प्पा से मिला हुआ है, ठीक है। ये कहां से मिला दोस्तों? हड़प्पा से मिला हुआ है, ठीक है। इसी तरह से बनावली नामक एक स्थान है, हरियाणा में पड़ता है बनावली, वहां से मिट्टी का हल मिला हुआ है। क्या मिला है? हल से याद आ गया, बैल से याद आ गया हल की बात, कि बनावली से मिट्टी का हल मिला हुआ है, उसे भी याद रखेगा। बैल से याद आ गया दोस्तों, बैल जैसा एक चित्र मिला हुआ दोस्तों, चित्र नहीं, वो
नक्काशीदार कुछ बैल मिले हुए हैं, ठीक है, ढोता हुआ बैल, ठीक है, बैलगाड़ी का पूरा मिला डिजाइन, वो मिला दोस्तों आपके दायमाबाद से, जो सबसे दक्षिणी स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, दायमाबाद, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र, वहां से मिला हुआ, तो उसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, वो भी सवाल अच्छा है। लिख रहा सर्वाधिक मात्रा में अनाज कहां मिला है, सर्वाधिक मात्रा में अनाज दोस्तों कहां मिला हुआ ये बताइए, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में अनाज देखने को कहां मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, तब बताएगा दोस्तों, ये मिला नौदा टोली से। कहां से मिला दोस्तों, नौदा टोली, जी हां दोस्तों, नौदा टोली से मिला है। नौदा टोली दोस्तों किस नदी के किनारे है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर है दोस्तों। ये पड़ता कहां दोस्तों नौदा टोली, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहां पर दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में दोस्तों नौदा टोली, याद रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में अनाज मिला है, और पहली बार दोस्तों मानव बस्तियां कहां देखने को मिली थी, लेकिन वो दोस्तों थोड़ा सा ऐतिहासिक काल में आ गया था, वो नवपाषाण काल से संबंधित बस्तियां थी। कहां पे था दोस्तों, आदमगढ़, हमने पढ़ा था, होशंगाबाद में आदमगढ़ है, वहां से मिला था, इसको भी याद रखेगा। लिख रहा फारस की मुहरें कहां से मिली है, ठीक है, फारस से तो बहुत दूर है यार, वहां की मुहरें भारत में कहां से मिल गई, अरे तो वहीं मिला होगा जहां नाव वो आती होगी, वहां से यहां, फारस से यहां भारत। और आप बताओ हमारा बंदरगाह कहां पर था, हाँ सर, बंदरगाह हमारा लोथल था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां था, लोथल था ना, तो इसी लोथल से दोस्तों ये मुहरें भी मिल गई, इसी लोथल से क्या मिल गया, मुहरें भी मिल गई। सुरकोटदा भी था, लेकिन सुरकोटदा यहां मत लिखेगा, क्योंकि सुरकोटदा से मुहर नहीं मिला है। अगर बंदरगाह की बात करेंगे तो बंदरगाह लोथल में भी था और बंदरगाह सुरकोटदा में भी था, लेकिन स्पेशली यहां की बात करेंगे तो ये केवल लोथल ही याद रखेगा, इसमें सुरकोटदा मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, आहा सर अब तो मान गया यार, आपने सही कहा, नगरीय सभ्यता थी और फुल एडवांस टेक्नोलॉजी, बस फोन वगैरह नहीं मिला, कंप्यूटर नहीं मिला, वरना बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी। लिख रहा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम और मनहर और मनसर तालाब, दोस्तों ये सब कहां से मिले हैं, तो भाई ये तालाब ओलाब तो वहीं मिला होगा जहां बढ़िया जल प्रबंधन होगा, और बढ़िया जल प्रबंधन के लिए हमने किसे याद रखा है दोस्तों, अगर हम बेहतरीन जल प्रबंधन के लिए किसी को याद रखते हैं तो हम किसे याद करते हैं, हम याद करते हैं धौलावीरा को, हम किसे याद करते हैं, धौलावीरा को। और धौलावीरा कहां दोस्तों, ये आपके गुजरात में, कहां है धौलावीरा, गुजरात में, तो याद रखेगा एकमात्र स्टेडियम कहां पर है, मिला है हड़प्पा कालीन, वो धौलावीरा से मिला है। मनहर मनसर तालाब कहां से मिले, धौलावीरा से मिला है। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे। कैसा लगा पढ़कर, आपको मजा आया, मजा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है। ये वो विषय दोस्तों जो आपको यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए, उन्हीं सबके हैंड रिटन नोट्स है। मैंने बहुत विस्तार में दोस्तों प्राचीन इतिहास पढ़ा है, लेकिन कॉपी पे पढ़ा है, ठीक है। तब मेरे पास इस तरह के बोर्ड नहीं थे, इतने हाईटेक कैमरा नहीं थे, इतनी बढ़िया माइक नहीं थी, ठीक है। कलम कॉपी से मोबाइल में रिकॉर्ड करता था पुराने जमाने में, ठीक है, आज से 5 साल पहले, लेकिन है बहुत जबरदस्त, ठीक है। आप चाहे तो क्लास देख सकते हैं, इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए गए हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पर, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब तो बातें और बढ़ चुकी हैं और किताबें भी आ चुकी हैं दोस्तों। तो हमारे किताब हाथ में एक सैंपल है दोस्तों किताब का, आप आइए किताब परचेज करिए। स्टडी 91 बहुत ऐसा नहीं, देखिए आपने बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन देखा होगा जो 1-1, 2-2 महीने में 20-20 किताबें लॉन्च कर देते हैं, 20-20 किताबें। अब जरा ये सोचो कि 20 किताबें लॉन्च किया होगा तो क्या किसी एक व्यक्ति ने लिखा होगा बैठ के 20 किताब, या बड़ा पब्लिकेशन है, पैसा है, बांट दिया उठाकर, कंटेंट राइटर रख दिया 100 और सब लोगों ने मिलकर लिखा, एक साथ लॉन्च कर दिया 20 किताब, ठीक है, वैसे किया होगा। हम ऐसा नहीं कर पाते। हम पिछले 2 साल से 2.5 साल से दोस्तों पब्लिकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारी 10 किताब भी नहीं आई अभी। क्यों? लिखना पड़ता है, मेहनत पड़ता है, कम से कम 1 से 2 महीने 2 महीने लगता है दोस्तों एक पूरी किताब को बनाने में, उसका कंटेंट लिखने में, प्रूफिंग करने में, सब कुछ, मतलब A to Z सब काम खत्म करने में कम से कम। हिंदी किताब तो लगभग 2 साल में पब्लिश हुआ, मैं उस पर कितना काम करते करते, कितनी ऐड करते करते अब जाके हिंदी किताब लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझो, लॉन्च करने को हम भी चाह रहे हैं, हम चाहते तो हम भी 100 कंटेंट राइटर हायर कर लें, हम भी 20-30 किताबें एक बार में लॉन्च कर दे, लेकिन उनका मजा नहीं यार। आप ना एक काम करो जिससे मतलब नाम हो जाए, लगना चाहिए बच्चों की, नहीं यार हमने किताब खरीदा, क्या जबरदस्त किताब है। आप परचेज करके देखो ना, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कोई भी किताब परचेज करके देखो, मार्केट में तुलना करना, आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा, बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं, बाकी बैच है, सब कुछ अवेलेबल है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।